Hello everyone, I am your educator Anjali and I welcome you all to Arpita Sharma classes. आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में स्वागत है. This is a new series wherein we'll all analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, daily MCQ series, Indian polity classes, strategy related to UPSC, CSE and much more. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and note. Also, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. So now let's begin with the quiz. The question number 1 is, an increase in the bank rate generally indicates that. What does increase in bank rate generally indicate? Bank rate होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए. Then increase क्या indicate करेगी? Market rate of interest likely जो है वो fall हो रहा है. Central bank is no longer making loans to commercial bank, which means कि central bank कोई loan नहीं दे रहा है commercial banks को. Central bank is following an easy money policy. What is an easy money policy? पहले तो ये पता होना चाहिए. Central bank is following a tight money policy. और सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी. तो बैंक रेट सबसे पहले तो एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो यूज करती है सेंट्रल बैंक आरबीआई ताकि वो कंट्रोल कर सके मार्केट में पैसा. तो अब ये किस तरीके से कंट्रोल कर सके? टाइट मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, इंक्रीज कर रही है बैंक रेट. व्हाट डज इट डू गाइस? टेल मी द आंसर in the comment section below. Okay, the answer will be सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी. सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या होता है. तो इन्वेस्टोपीडिया डिफाइंस कि बैंक रेट एज द इंटरेस्ट एट विच नेशन सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द डोमेस्टिक बैंक. इसका क्या मतलब है कि बैंक रेट, देखो बैंक से समझ आ जाना चाहिए कि जिस रेट पे आरबीआई जो है, जो कि देश का सेंट्रल बैंक है, वो अगर जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, दैट इज नोन एज बैंक रेट. तो एक तो फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग इज कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है. और थर्ड थिंग इज कि ये जो होता है इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती. देयर इज नो कोलेटरल सिक्योरिटी और नो एडिशनल सिक्योरिटी जो आपको रखना पड़ता है ये लोन लेने के लिए. इन सिंपलेस्ट टर्म्स, द लेंडिंग रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी इज कॉल्ड बैंक रेट. द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिलता है आरबीआई से, जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है, दैट इज नोन एज bank rate. Previously, the bank rate used to be between 5 to 6% in the year 2019, but अभी recently COVID-19 की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि इसे स्लैश कर दिया गया है 4.25% पर एनम पर. दैट वाज ऑन 22 May 2020. These are very current rates. and अब स्लैश क्यों किया गया? इंक्रीज करने का मतलब है, अगर बैंक रेट इंक्रीज कर रही थी तो मैंने कहा है यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है. तो हमें पता होना चाहिए टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है. जब हम यूजुअली भी कहते हैं ना कि हाथ तंग है, अरे हालत जरा टाइट है या हाथ जरा तंग है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हाथ से ज्यादा पैसा नहीं निकलेगा, अभी पैसे हैं नहीं. तो वैसे ही जब आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है, दैट मीन्स कि आरबीआई विल इंक्रीज द रेट टू डिक्रीज लिक्विडिटी. कि मतलब ज्यादा मार्केट में पैसा ना हो ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए. ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जब रेट्स इंक्रीज कर देती है ताकि वो लिक्विडिटी डिक्रीज कर सके, मार्केट में ज्यादा पैसा ना हो, क्योंकि ज्यादा पैसा मार्केट में हो जाने से पैसे की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है. So the tight monetary policy implies the central bank is seeking to reduce demand for money and limit the pace of economic expansion. Simply put, when RBI raises the rates to decrease liquidity, it is known as tight monetary policy. So अब next अगर हम इन्हें हर एक ऑप्शन को चेक करें तो देखो ऑप्शन 1 सेज कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो दैट इज लाइकली टू फॉल. दैट इज नॉट पॉसिबल because if RBI lends money to its clients at higher rates, they won't reduce their loan interest rates because it will reduce their profit margin. अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए SBI को RBI ने लोन दिया at the rate
10%, जो कि आपका बैंक रेट है। चलो ठीक है, 4.25% चल रहा है अभी, 4.25% पे अभी उसने लोन दिया, आरबीआई ने एसबीआई को। तो एसबीआई जो आगे क्लाइंट्स को लोन देगी अपने, वो 6% पे देगी, 7% पे देगी, ताकि वो पैसे और कमा सके। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो 4.25% से कम पे तो नहीं देगी ना, अदरवाइज वो सफर क्यों लॉस करेगी सफर। तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ध्यान में रखते हुए ज्यादा रेट्स पे देगी। तो 10 मार्केट रेट जो होगा इज लाइकली टू फॉल, दिस इज रॉन्ग, इट इज लाइकली टू इंक्रीज। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, नो दिस इज इनकरेक्ट, एज हाई बैंक रेट का मतलब है कि आरबीआई इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। तो मतलब अब हाई इंक्रीज हो रही है बैंक रेट, इसका मतलब है कि लोन तो दे ही रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज प्रोवाइडिंग लोन्स बट एट अ हायर रेट। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। देन सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी, नो दैट इज एग्जैक्टली द रिवर्स इज हैपनिंग, इट इज फॉलोइंग द टाइट मनी policy, that thus this answer is correct. Now moving to the second question. So the question number 2 says, pick the correct option. Disguised unemployment generally means large number of people remain unemployed, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो। तो इसका क्या मतलब है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या और किसी तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं, इट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कूल। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, अगर ये होता ऑप्शन तो हमें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दिस इज जनरल केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो दिस इज नॉट डिस्गाइज्ड। वैसे यू कैन कमेंट डाउन योर आंसर्स बिलो बिटवीन दीज थ्री नाउ. Okay, the alternative employment is not available. That may be the case. Let's see. Marginal productivity of labor is zero. Productivity of labors is low. Now what will be the correct answer? So it says productivity of workers will be low. तो ये तो normal भी केस में हो सकता है कि employed हो और productivity कम हो, अनएम्प्लॉयड होंगे तो प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं आती, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो द आंसर वुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मार्जिनल मतलब होता है कोई भी एक यूनिट, तो मतलब एक लेबर, जो अगर काम 4 लेबर कर रहे हैं तो उसमें से जो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी है दैट इज 1 एडिशनल यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज marginal productivity, that of the labor is zero. अब इसको पहले तो हम समझेंगे what is disguised unemployment with an example. So disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed. हमें लगता तो है कि वो सब employed है, we feel that they are employed, but they actually are unemployed. What does that mean? कि actually how can somebody look like they are employed but still they are not employed? This situation is also known as hidden unemployment. Obviously, disguised को आप hidden भी कह सकते हैं. In such a situation, more people are engaged in a work than required. मतलब एक काम करने के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग तो कुछ नहीं कर रहे ना. Suppose 3 people work in a farm and produce 200 kgs wheat. Okay, if one of them is removed, still the farm produces 200 kgs wheat. This is disguised unemployment. It means marginal productivity is zero. If I can explain that in a much easier way, कि अगर 3 लोग काम कर रहे हैं फार्म में जहाँ पे 200 किलो गेहूं उगा देते हैं वो सब मिल करके, पर अगर उसमें से एक को निकाल भी दिया जाता है तो वो 2 मिल करके भी 200 किलो ही गेहूं निकालते हैं, तो उस एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी थी, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा था, दैट वाज जीरो. उसके रहने ना रहने से जब कोई फर्क ना पड़े, दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Okay, moving to question 3. Which of the following group of items is included in India's foreign exchange reserve? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन सी आइटम्स आती हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर्स एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, foreign currency assets, gold holdings of the RBI and SDRs, foreign currency assets, loan from the World Bank and SDRs, foreign currency assets, gold holdings of the RBI and loans from the World Bank. Tell me the answer in the comment section.
क्या आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के? कौन कौन से चीजें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, बताइए। फॉरेन करेंसी एसेट आती है क्या? एसडीआर आते हैं क्या? लोन्स आती हैं क्या रिजर्व्स में? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई और एसडीआर्स, इनमें से क्या क्या आता है बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी foreign currency asset, gold holdings of the RBI and SDI, which is option number 2. Now, why is that the correct answer and why the other three are not correct? तो उसे उसके लिए पता होना चाहिए कि इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आती है। उसमें आती है फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब है यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन एक्सेट्रा। इन सब में हमारे पास पैसा हो, इन सब में हमारे पास ये वाले फॉरेन करेंसी एसेट हो। देन द सेकंड थिंग कम्स इज दैट इज गोल्ड। ये दोनों उस ऑप्शन में थे हमारे, जो हमने सही किया है। फॉरेन करेंसी एसेट भी था एंड गोल्ड होल्डिंग्स भी थे, ठीक है। देखो फॉरेन करेंसी एसेट इसमें था, एसडीआर था, लेकिन लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज था, तो दिस इज रॉन्ग। फॉरेन करेंसी एसेट है, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक है, तो दिस इज रॉन्ग। एसडीआर भी होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो लोन है तीनों ऑप्शन में। बाकी तीन में जो लोन है ना, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नहीं होता है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं है। नाउ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ रिजर्व transfer position RTP in the International Monetary Fund. Hence, the closest choice is B. Foreign currency assets, gold holdings of the RBI and SDRs. Other answer choices talk about loans from foreign countries, World Bank, while those have some relevance in current or capital account type MCQs, but in this case, foreign exchange reserve, they are irrelevant. So, जब वो तीनों answers irrelevant है, तो जो बच गया वो सही है. Now, moving on to question 4. In the context of Indian economy, open market operations refer to. Okay, open market operations क्या होती है Indian economy में? Borrowing by scheduled banks from RBI, lending by commercial banks to industry and trade, purchase and sale of government securities by RBI, none of the above. Okay. इनमें से क्या होती है open market operations? Comment करिए अपने आंसर्स जल्दी। Open market operations क्या पता चल रहा है इससे? चलिए एक हिंट देती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, जिससे कि मार्केट में चेक किया जाता है कि कितना होना चाहिए पैसा, कितना नहीं होना चाहिए। इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, द आंसर विल बी purchase and sale of government securities by the RBI. Now, why is this the answer? Open market operations का answer ये क्यों होगा कि government securities जो RBI खरीदती है, that is open market operations. Because अगर borrowing by the scheduled banks जो RBI करती है, that is comes under repo rate. It is repo rate at which scheduled banks borrow from RBI. ठीक है? तो repo stands for repurchase option. Then the second option that comes under normal banking कि commercial banks to industry and trade, similar to banks creating deposits or granting loans to individuals. इसका मतलब है जितना ही easily हमें लोन मिल जाता है, उतनी ही easily commercial bank कहीं पे भी लोन देती है, तो that doesn't come under open market operation, that comes under normal banking. Then third option is open market operation, क्योंकि because when RBI buys or sells securities in open market, it is known as open market operations. Hence the answer is C. इसका source NCERT macroeconomics में लिखा हुआ है ये सारा कुछ कि open market operations क्या होती हैं. Now fourth, if the answer is C, how can it be none of the above? So yeah, moving on to the next question. The balance of payment of a country is a systematic record of. ओके, तो जब भी हमारे क्वेश्चंस में ऐसा आए कुछ भी कि चारों में से कोई भी सही ना लग रहा हो, तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेबल आंसर हो, मोस्ट क्लोज आंसर हो, आप वो टिक करते हैं, ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर. This can be the case. Goods exported from a country during a year. Okay, why would that be counted under balance of payments? Economic transaction between the government of one country to another. Or capital movements from one country to another. Okay, tell me the answer. Balance of payment is very important. Understanding balance of payment is very important, but this is a very direct question. What is balance of payment? What will be the answer, guys?
if you are all clicking on to answer 3 because of the word economic transaction, क्योंकि जब इसकी definition याद करी थी तब तो पढ़ा था economic transaction होता है, पर ये तो नहीं पढ़ा था कि government के बीच में होता है कि नहीं. The answer will be correct. Answer is 1. All import and export transactions of a country during a given period of time, normally a year. It means कि import and export of transactions of a country, इसमें ना goods की transaction, services की transactions, visibles, invisibles, current account, capital account और काफी चीजें आती हैं. तो answer 1 is the closest. Now what is balance of payment? As per definition in the NCERT macroeconomics, a balance of payment records the transaction in goods, services and assets between residents and not the government. जो option 3 था कि government के बीच में होता है, तो no, it doesn't happen between the government, it happens between the residents of one country with rest of the world. This makes the answer C wrong. Option C wrong. The balance of payments divide transactions into two accounts, the current account and the capital account. The current account measures the transfer of real resources, goods, services, incomes and transfers between an economy and rest of the world. Current account में क्या आता है? Real resources का transfer. The current account is further divided into merchandise account and invisible account. Do tell me if I need to add this balance of payments as a bonus topic someday, because it is a huge topic to understand. Not very big, but yeah, not to be covered under the quiz section. The capital account. The capital account can be broadly broken up into two categories, namely non-debt flows such as direct and portfolio investment, debt flows such as external assistance, commercial borrowings, non-resident deposits, etc. The financial account records an economy's transaction and external assets and liabilities. यूजुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 हिस्से होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. पर जब इंडिया में जो फाइनेंशियल अकाउंट है दैट इज मर्ज्ड विद द कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे 2 ही होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question 6. Consider the following statements. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bondholders. Which of the statement given above is correct या are correct? दोनों correct है, सिर्फ एक correct है, दोनों में से कोई भी correct नहीं है. 1 only, 2 only, 1 or 2 only, 1 and 2 both, और neither 1 nor 2. इनमें से कौन सा आंसर सही है गाइस? इन्फ्लेशन बहुत इजी है समझना, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी इसका जवाब ढूंढने में. इन्फ्लेशन डेटर्स के लिए फायदेमंद होता है. इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बॉन्ड होल्डर्स को. किन को फायदा करता है इन दोनों में से? ये दोनों में से किसी को नहीं करता. व्हाट इज द आंसर गाइस? द आंसर विल बी 1 only and not this and not this and not this. अब इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, ऐसा मैं कह रही हूं और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं बताती हूँ. So inflation redistributes wealth from creditors to debtors. Lenders suffers and borrowers benefit out of inflation. अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि lenders जो है वो suffer करते हैं और borrowers benefit करते हैं. Bond holders यहाँ पे जो हैं, ठीक है, bond holders का मतलब उस बंदे के पास bond है. बॉन्ड किसके पास होगा? जिन्होंने उसके बदले में पैसा दिया हुआ है. तो पैसा दिया हुआ है तो पैसा लेंड किया हुआ है, दस ही इज अ लेंडर एंड लेंडर सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, अब इसका बहुत ही नॉर्मल एक लॉजिक है दैट आई विल एक्सप्लेन. And during periods of rising prices, debtors gain and creditors lose. When price rise, the value of money falls. Debtors return the same amount of money, but they pay less in terms of goods and services. Exactly as I said, this is because the value of money is less than what they borrowed the money. जब 1000 रुपए borrow किए थे तब तो वो 1000 रुपए थे. जब 5 साल बाद वापस किए तब उसकी कीमत 500 ही रह गई. On the other hand, creditors lose, although they get back the same amount. 1000 रुपए के 1000 रुपए ही वापस मिल रहे हैं, लेकिन they receive less in real terms because the value of money falls. Thus, inflation brings about a redistribution of real wealth in favor of debtors at the cost of creditors. Now, so the next question is, in India, deficit financing is used for raising resources for economic development, redemption of public debt, adjusting the balance of payments, reducing the foreign debt. तो deficit financing किस लिए यूज होती है इंडिया में, बताइए. deficit financing होती क्या है? What is deficit financing? Okay,
तो what is it for used for, पहले ये बता देते हैं जो क्वेश्चन है. So it is used for economic development. So deficit financing is a pragmatic tool of economic development and has been used by Indian government to obtain necessary resources to finance the 5-year plans. So as per Economic Times, deficit financing means generating funds to finance the deficit which results from excess of expenditure over revenue, the gap being covered by the borrowing from the public by the sale of bonds or by printing new money. So printing new money is very famous way of deficit financing. It is actually most common way of deficit financing, but that results in inflation. So what does deficit financing means? Deficit financing means जो हम fund generate करते हैं to finance the deficit which results from, जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेस होता है, एक्सपेंडिचर मतलब प्लान नॉन प्लान जो भी एक्सपेंडिचर हो आपका, वो दैट इज मोर देन द रेवेन्यू, जो आपके पास इनकम आ रही है उससे अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपके पास होगी शॉर्टेज, और उस शॉर्टेज को फाइनेंस करने के लिए जनरेट करना पड़ता है फंड्स, दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री. As of that matter, higher economic growth is important. Higher economic growth जो होती है that requires finances, so that requires finances. With the private sector being shy of making huge expenditure, the responsibility of drawing financial resources rests on the government. या private sector जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहती, ज़्यादा huge expenditure, it doesn't do that. So that financial resources का जो responsibility है that lies on the government. Often both the tax and non-tax revenues fail to mobilize enough resources just through taxes. Like at times just taxes aren't enough for the government. The deficit is often funded through borrowings or printing new currency notes. So this was written in this Economic Times ka link. You can go through it in the PDF that will be provided in the Telegram channel. So the next question is, what does venture capital mean? Venture capital का क्या मतलब है? A short-term capital used to industries, provided to industries. A long-term startup capital provided to new entrepreneurs. Funds provided. Fuck यार, क्या पढ़ रही हूँ मैं? Moving on to the next question. What does venture capital mean? A short-term capital provided to industries, a long-term startup capital provided to new entrepreneurs, funds provided to industries at times of incurring losses, funds provided for replacement and renovation of industries. What does venture capital mean? Venture capital का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म में कैपिटल जो हम प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को, लॉन्ग टर्म कैपिटल देते हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, जो इंडस्ट्रीज को दिया जाता है अगर वो लॉसेस उठा रहे हो, या फिर जो कि इन फंड्स दिया जाता है इंडस्ट्रीज को रिप्लेसमेंट के लिए या लॉसेस के लिए, रिनोवेशन के लिए. व्हाट इज द आंसर गाइस? सो द आंसर विल बी अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. ज़्यादा अगर नहीं भी सोचे और थोड़ा लॉजिकली भी चले तो वेंचर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? Venture means a new venture, an old venture, venture. What is venture? So by dictionary, meaning of venture is a risky or a daring journey or undertaking. So venture means a undertaking here, or maybe risky or daring because it is new. As per Economic Times, startup companies with a potential to grow need a certain amount of investment. Okay, whatever जो भी स्टार्टअप करते हैं सबके पास पैसे नहीं होते, सबको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. Wealthy investors like to invest their capital in such businesses with a long-term growth perspective. तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे लोगों को दिखता है कि ओके दिस स्टार्टअप हैज गॉट पोटेंशियल, इससे मुझे फ्यूचर में मिलेगा प्रॉफिट, तो वेल्दी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ऐसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स में, एंड दिस इज नोन एज वेंचर कैपिटल. द कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल एंड द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट. तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे कहा जाता है वेंचर कैपिटल. इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following year National Development Council NDC was set up? This is a
ऐसे याद आने वाला क्वेश्चन कि याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो मुश्किल ही है. So NDC, National Development Council, was set up in 1950, 51, 52, 53. So close, guys. Guess which one is the answer? Okay, the answer is C, which is 1952. So what is NDC? The National Development Council was set up on 6th August 1952 by a resolution issued from the Cabinet Secretariat. तो हमारा जवाब तो मिल गया कि ये 6 अगस्त 1952 1952 में आई थी. Now it was set up for the following 4 objectives to secure cooperation of the states in the execution of the plans. तो ये वही टाइम है जबकि आपके 5 year plan स्टार्ट हुए थे. तो ये चाहते थे कि स्टेट्स का कॉपरेशन हो उनके एग्जीक्यूट करने में 5 year plans, to strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the plan. So we are all talking about the plans of 5 year plans. So to strengthen and mobilize the effort of the and resources of the nation, to promote common economic policies in all vital spheres, and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country, which is why the NDC was formed on 6th August 1952. Moving on to the last question. Which of the following plans are formulated by the central government and financed by it for the implementation at the national level? इनमें से कौन से plans को formulate किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और फाइनेंस किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल लेवल पे, बताइए. 5 year plans, 20 point program, member of parliament local area development scheme, MP lads, TPP, 5 year plans, all of the above. बताइए इसका जवाब. ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है और फाइनेंस किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल लेवल पे? So the answer will be all of the above. So the plans are formulated by central government and financed by it for the implementation at national level are known as central plans. तो उन प्लान्स को जिन्हें सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और इम्प्लीमेंट करती है नेशनल लेवल पे, उन प्लान्स को कहा जाता है सेंट्रल प्लान्स. ओवर द इयर्स द सेंटर हैज लॉन्च 3 such plans, ठीक है, और the government has maintained continuity in their implementation. The 3 central plans are 5 year plans, 20 point program and MP lads, which is member of parliament local area development scheme. So the 5 year plans, this is the most important amongst the central plans and is being continuously implemented after one after the other since planning commenced in India. As planning has been a purely political exercise in India, the 5 year plans of the country have seen many unstable critical moments till date. Several new plans development related to planning also took place during the years. तो सबसे पहले 5 year plans के बारे में तो सभी को पता है, मैं रोज बात करती हूँ 5 year plans की, एक क्वेश्चन की तो एटलीस्ट. So 5 year plans are very important central plans and these have been executed जब से planning 5 year planning आई थी तब से ही. उससे पहले एक 15 year plan भी आया था गाइस, मैंने कल ही बताया है आपको पुराने वाले क्विज में. So 5 year plans के बाद आता है next 20 point program. So 20 point program TPP is the second central plan which was launched in July 1975. The program was conceived for coordinated and intense monitoring of a number of schemes implemented by the central and state government. तो TPP जो है वो जुलाई 1975 में आया था, ठीक है. It was coordinated and intensive monitoring of नंबर ऑफ स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसमें क्या हुआ था कि बेसिक 20 पॉइंट्स के अंदर 20 कैटेगरीज के अंदर जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उन्हीं के बारे में स्कीम्स आ रही थी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे. तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. सो दिस वाज इन 1975 बिकॉज पॉवर्टी लाइन के बाद पॉवर्टी एलिवेशन के अलावा और इनके बहुत सारे 20 पॉइंट के अंदर पॉइंट्स थे which were reconstructed in 2006. Under this, a thrust was given to schemes relating to poverty alleviation, employment generation in rural areas, housing, education, family health, welfare, protection of environment, and many other schemes having a bearing on quality of life in rural areas. It was further reconstructed in 2006.
Member of Parliament Local Area Development Scheme is a scheme formulated by Government of India on 23rd December 1993. So this was also a central plan that enables the Member of Parliaments to recommend development work in their constituencies with an emphasis on creating durable community assets based on locally felt needs. कि MPs के पास जो है उनके constituency में create करने का जो जो भी ज़रूरत है उन्हें लगे locally वो create कर सकते हैं, that is MP LEDs. So now that the quiz is over, tell me your scores below. I hope you all did well. Even if you didn't, don't lose hope and wait for the next quiz. The bonus topic for the day is RT-PCR tests. So what are RT-PCR tests? So rapid antibody and reverse transcription polymerase chain reaction method. So this is a test for COVID-19. COVID-19 इससे क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है क्योंकि आई रिमेंबर यूपीएससी 2015 में H1N1 फ्लू का क्वेश्चन आया था which was about swine flu. So I thought of including this into the bonus topic. So the Bombay High Court has said all frontline workers, including those who are asymptomatic in hospitals and containment zones in Vidarbha, shall be entitled to be tested for COVID-19 using RT-PCR method. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सारे वर्कर्स जो कि चाहे उनको सिम्टम्स नहीं है और लेकिन वो हॉस्पिटल्स और कंटेनमेंट जोन्स में काम कर रहे हैं, दैट शुड बी उनको कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा यूजिंग RT-PCR. Now what is RT-PCR? First of all, what is the need for it? The frontline workers, including doctors, nurses, police personnel, and sanitization workers, are performing a Herculean task by putting their lives at risk to protect the lives of others. Because हमें पता है कि कोरोना का कितना ज़्यादा कोविड-19 का इफेक्ट चल रहा है हर एक देश पे, तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी पुलिस पर्सोनल है, जो कि साफ सफाई के कर्मचारी हैं, ये सब एक बहुत ही हीरो वाला काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग दिस वेरी ह्यूज टास्क एंड दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स. अपनी लाइफ की परवाह नहीं करते हुए वो दूसरों की लाइफ जिंदगी की परवाह कर रहे हैं. तो दे आर वॉरियर्स एंड आर सोल्जर्स इन द प्रोसेस. देयरफॉर दीज वॉरियर्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस एंड हेंस शुड बी टेस्टेड. तो इनके ऊपर जो है कोरोना ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा ही ऐसे डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और इसमें सिम्टम्स भी नहीं आते, तो उनको सस्पेक्ट किया जा सकता है केसेस के लिए एंड हेंस दे शुड बी टेस्टेड. How RT-PCR is used for detecting COVID-19. Now, how is this method used for detecting COVID-19? The causative agent for COVID-19 is the SARS, SARS-CoV-2 virus. It is an RNA virus. That means it infiltrates a healthy cell to multiply and survive. कि एक healthy cell को infiltrate करता है and then it multiplies and survives. Thus, the RT-PCR test is for the identification of the SARS-CoV-2 RNA. In this, the RNA is converted to DNA through a process called reverse transcription for detecting viruses. How is it carried out? The SARS-CoV-2 RNA is generally detectable in respiratory specimens during the acute phase of infection. तो जब इन्फेक्शन होता है तो रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस में आपको इसको मिल जाती है इसकी स्पेसिमेंस, इसकी जनरली डिटेक्टेबल. फॉर दैट अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस सच एज नेजल, nasopharyngeal and are collected. This sample is treated with several chemical solutions that remove substances such as proteins and fats and extracts only RNA present in the sample. Real-time RT-PCR setup usually goes through 35 cycles, which means that by the end of the process, around 35 billion new copies of the sections of viral DNA are created from each strand of the virus present in the sample. As new copies of the viral DNA sections are built, the marker labels attach to DNA strands and then release a fluorescent dye, which is measured by the machine computer and presented in a real time on the screen. The computer tracks the amount of fluorescence in the sample after each cycle. When the amount goes over a certain level of fluorescence, this confirms that the virus is present. So
सबसे पहले तो आपके अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी के स्पेसिमेंट्स लिए जाते हैं, उसके बाद उसे वेरियस केमिकल सॉल्यूशंस के साथ चेक किया जाता है और उनके सब्सटेंसेस रिमूव किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, और उनके सिर्फ आरएनए निकाला जाता है जो उसमें उस सैंपल में प्रेजेंट हो। उसके बाद रियल टाइम आरटीपीसीआर पे 35 टाइम्स उसे प्रोसेस किया जाता है। 35 टाइम्स प्रोसेस करने का मतलब है 35 बिलियन न्यू कॉपीज जो बनाए जाते हैं उस वायरल डीएनए के, एंड फिर हर एक डीएनए को चेक किया जाता है विद अ फ्लोरेसेंट डाई विच इट इज अटैच टू अ मार्कर लेबल जो कि एक फ्लोरेसेंट डाई रिलीज करता है, एंड अगर वो फ्लोरेसेंट डाई एक सर्टेन लेवल से अबव है, दैट मीन्स दैट द वायरस इज प्रेजेंट। सो now that the class is done, we'll end this on a happy note. Never give up on your dreams no matter how hard it gets, because it is very important to be consistent. I say this to a lot many people that being consistent is the key. तो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे छोड़िए मत, उसकी तरफ हमेशा काम करते रहिए। Till then, happy learning.